नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से हैं। और इसी आशा के साथ आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी को पढ़ेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में हम लोग का जो टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण। आप सभी जानते हैं कि वायु में अनेक प्रकार की गैसें, धूल के कण, कणकीय पदार्थ, धुआं, ये सब वायुमंडल में पहुंचकर वायु को प्रदूषित करते हैं। और ये प्रदूषित वायु मानव सहित जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितनी भी वनस्पतियां होती हैं, उन सबको ये हानि पहुंचाती हैं। तो इसमें से जो गैसें हैं उसमें से मुख्य रूप से 3 गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इनका जो फैक्ट है हम इस पे बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको समझाता चला चलूँगा। इसमें देखना है कि इन गैसों की उत्पत्ति कहाँ से होती है और ये किस प्रकार मानव को या मानव सहित जो भी जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, उनको हानि पहुंचाती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इसको देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पहचान होती है ये है हवा से भारी होता है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं। इसमें सबसे निचली जो परत होती है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ये निचले सतह पे पाई जाती हैं क्योंकि ये हवा से भारी है। निचले सतह के मतलब जहाँ पर जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं अधिकतर, तो वहाँ पर पाया जाता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये हवा से भारी होता है। इसके अलावा ये पानी में अघुलनशील होता है, मतलब पानी में ये घुलता नहीं है, पानी में अविलेय होता है। और ये कैसा है? रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन होता है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि न इसमें रंग है, न इसमें कोई गंध है, न इसमें कोई स्वाद ही है। मतलब कि मान लीजिए इस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है तो हमको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्यों? ना इसमें कोई स्वाद ही है, ना इसमें कोई रंग ही है इसका, और ना इसमें गंध ही है। तो कैसे हमको पता चलेगा कि इस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो इसका मतलब है कि हमको पता नहीं चल पाएगा। आइए इसका हम स्रोत देखते हैं। इसका स्रोत हालांकि मानव जनित भी स्रोत हैं और प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत में आप जानते हैं जैसे वनाग्नि है, वन में आग लग जाता है किसी कारणवश, तो आग लगने से जो गैसें निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ से भी पाई जाती हैं। जो भी जीवाश्म होते हैं उनके सड़ने से, गलने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। लेकिन मानव जनित स्रोत में भी देखिए, जो भी जीवाश्म ईंधन है, चाहे लकड़ी हो, कोयला है, या जो खनिज तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, इनके अपूर्ण दहन से, देख रहे हैं ना, जीवाश्म ईंधन और खनिज तेल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जो स्वचालित वाहन है, जैसे कार है, ट्रक है, स्कूटर है, बाइक है, मतलब जो डीजल पेट्रोल से चलते हैं वो स्वचालित वाहन है, या औद्योगिक प्रतिष्ठान जहाँ पे किसी सामान का प्रोडक्शन होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, कारखाने होती हैं, वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल होता है, या डीजल पेट्रोल से, ईंधन से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है सामान का, तो वहाँ से जो गैसें निकलती हैं उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा जो लकड़ी के ईंधन है, लकड़ी के ईंधन आप समझ ही रहे हैं, जैसे घर पर आप घरेलू जो है आप ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी है, या गोबर से बनाया हुआ जो कंडी होता है, उपली होता है, इसका इस्तेमाल भी भोजन बनाने में गांव में लोग अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे जो गैसें निकलती हैं, या इनके जो अपूर्ण दहन से जो गैसें निकलती हैं, पूरा जलता नहीं है, तो इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा जो सिगरेट होता है, सिगरेट के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। लेकिन लोग सिगरेट पीते हैं, उनको ये नहीं पता है कितना हानिकारक होता है ये सिगरेट, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो बहुत ही हानि पहुंचाता है। अभी हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार ये कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों को हानि पहुंचाता है। देखिए, इसका जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का? कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो परिवहन क्षेत्र से होता है। परिवहन क्षेत्र से 76 यानी 76% कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और वहीं पर जो घरेलू ईंधन है वहाँ से केवल 11% का उत्सर्जन होता है। और जो एल्युमिनियम संयंत्र हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर एल्युमिनियम से वस्तुएं बनाई जाती है या एल्युमिनियम का जो शोधन किया जाता है, वहाँ पर भी एल्युमिनियम संयंत्रों में 9% कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे जगह हैं जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, केवल 4% होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? परिवहन में 76%, घरेलू ईंधन से 11%,
एल्युमिनियम संयंत्र से 9% और अन्य क्षेत्रों से 6% होता है। अब इससे हानियां देखिए, श्वास संबंधी रोग होता है, इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। अब आप कहेंगे दम घोटू गैस क्यों कहा जाता है? देखिए, श्वास संबंधी रोग होता है, यानी कि फेफड़े से संबंधित रोग होता है। हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। सबसे पहले श्वास में तो हवा ले जाते हैं, हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भली हटा दी, जिसमें हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये सब क्या होता है? हवा, ये सब मिलकर हवा होते हैं। हवा के द्वारा ये सारी सब गैसें फेफड़े में पहुंचती हैं और फेफड़े में पतली पतली महीन रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। इन केशिकाओं में रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को ले जा करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, और पूरा शरीर कोशिकाओं का बना ही होता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों की जो कोशिकाएं हैं वहां तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। तो सबसे पहले क्या करता है? ये कोशिकाओं में जो उपस्थित होती है, केशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होती है, वो ऑक्सीजन को ले करके एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, उसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले करके, मतलब ऑक्सीजन को ले करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को ले जाता है कोशिकाओं तक। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन को वहीं छोड़ देता है और वहां से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वहां से आता है फेफड़े तक, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। यही क्रिया कंटिन्यू करता रहता है। लेकिन मान लीजिए फेफड़े में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अस्थायी यौगिक का निर्माण ना करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेता है, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर के। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और हीमोग्लोबिन क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 250 से लेकर के 300 गुना ज़्यादा क्रियाशील होता है। कितना? 250 से लेकर 300 गुना अधिक क्रियाशील होता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है और जुड़ के अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेता है, जिसे कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन की पूर्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता रहता है। अब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ना ले जा करके इनसे जुड़ता रहेगा, तो इससे क्या होगा? कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और डिमांड होती रहती है कि भाई ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन आता रहे, लेकिन आ ही नहीं पाएगा। इससे क्या होगा? सांस फूलने लगता है, दम घुटने लगता है, इसीलिए इसे कहा जाता है दम घोटू गैस। अगर यदि कंटिन्यू ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड आते रहें और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता रहेगा, तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण धीरे धीरे, अगर 50% मान लीजिए हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आदमी का मृत्यु हो जाता है। जैसे आप कभी कभी सुने होंगे, बहुत बार आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि कुछ लोग घर में अंगीठी जला के सो चुके हैं, सो गए हैं तो सोते ही रह गए हैं। कारण ये है कि अंगीठी से भी अपूर्ण दहन होता है कोयला जलाने से, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? मनुष्य में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है धीरे धीरे कम करता चला जाता है। इससे क्या होता है? दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अभी हाल में आप सुने होंगे कि नेपाल में कुछ भारतीय लोग गए थे, लगभग 7-8 लोग थे, 2 परिवार था, दोनों परिवार के सभी लोग दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वो ठंडी के महीने में, वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे अंगीठी जला के सो गए थे। ऐसी कंडीशन में अंगीठी से जो गैस निकली थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हुआ था। इसी कारण इन लोगों का दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है। अब इससे बचने के लिए क्या तरीका है? आप जानते हैं, जो अभी यहाँ देख ही रहे हैं, परिवहन से 76% कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ये जो परिवहन क्षेत्र में जो भी ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियाँ हैं, उन सबका उसमें जो है CNG या LPG का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी ऑटोमोबाइल्स या उद्योग में संयंत्र, जो भी उद्योग हैं, उसमें संयंत्र लगा करके ऐसा कुछ व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में ना पहुंच पाए। मतलब वायुमंडल में पहुंचने के पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए या कार्बन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए। इस तरह उसमें संयंत्र लगाना चाहिए, जिससे कि उन संयंत्रों से, माने कि उन कारखानों से या उन गाड़ियों से, वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में न जा पाए। इसमें इतना हुआ। आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे अब सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड में विशेष रूप से आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये वायु प्रदूषक का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है। ये वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भार का लगभग 20% भाग सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। ये आपको याद कर लेना है। कितने, सकल भार का कितना होता है, 20% होता है। और ये वायुमंडल में जो उपस्थित है, जो भी प्रदूषक है, उसमें ये द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक होता है। इनके स्रोत आप देखिए, इनका स्रोत भी वही है जो कार्बन मोनोऑक्साइड का है। प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से नहीं बात कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जो मानव जनित स्रोत है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में जैसे कि वनाग्नि है, हमने बताया भी अभी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, यहाँ से भी क्या निकलता है, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। और जो मानव जनित स्रोत में जैसे ताप विद्युत, जो ताप शक्ति गृह है, विशेष रूप से कोयले से, जहाँ पर ऊष्मा मिलती है और उससे फिर जो है बिजली का उत्पादन होता है ताप शक्ति गृह में, मतलब पानी को गर्म किया जाता है कोयले को दहन से। तो कोयला जब जलता है तो उसमें से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है या सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। और इसके अलावा जो खनिज तेल शोधनशालाएँ हैं, यानी कि जो रिफाइनरी है, जहाँ पर कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, तो वहाँ से भी क्या निकलता है, वहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और जो स्वचालित वाहन है, स्वचालित वाहनों से, फिर अभी बताया जो कार है, ट्रक है, बस है, इन सब से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। और जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, सबसे ज़्यादा 50% तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन स्वचालित वाहनों द्वारा ही होता है। आइए, इससे जो होने वाले रोग हैं, इनसे जो नुकसान होता है, हम आपको थोड़ी बताते चल रहे हैं। ध्यान समझिए, इनसे जो रोग होता है, आंखों में जलन होता है, खांसी आती है, दमा, जिसको कि अस्थमा कहा जाता है, दमा होता है, अस्थमा होता है, फेफड़ों के रोग होते हैं, सिर में दर्द होता है, ठीक है, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, ये सारी समस्याएं होती हैं। आइए इसमें अन्य समस्याएं देखते हैं। अन्य समस्या में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग गैस इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है। मान लीजिए लगातार पत्थरों पर इसको प्रवाहित किया जाए तो पत्थर क्या होता है, टूट जाता है, छत बिछत हो जाता है, क्रैक हो जाता है, इसीलिए इसको क्रैकिंग गैस कहा जाता है। आप देखे होंगे गांव में जो पुराने भवन हैं, मकान हैं, ईंटों के जो बने होते हैं, उसमें से लाल लाल पाउडर निकलता है। वो पाउडर क्यों निकलता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण निकलता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल पहुंचती है, बहुत प्रकार की हानियां पहुंचाती हैं। मान लीजिए विभिन्न स्रोतों से, चाहे वो परिवहन के क्षेत्र से हो, चाहे ताप शक्ति गृह से निकलता हो, या रिफाइनरी से निकलता है, निकल के मान लीजिए वायुमंडल में पहुंचता है। तो वायुमंडल में पहुंचकर ये सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पर जो नमी होती है उसके साथ रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है और बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड, आप एसिड यानी कि अम्ल और क्षार में तो अंतर समझ ही रहे हैं। अगर जिस भी पदार्थ का या द्रव का पीएच मान 7 होता है, वो ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। मान लीजिए 7 से उसका पीएच मान घटता जाता है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता चला जाता है। और जैसे जैसे 7 से ऊपर इसका पीएच मान बढ़ता जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, अम्लीय होता है। और जब ये वर्षा के साथ, जो बरसात की बूंदों के साथ मिलके ये क्या होता है, अम्ल वर्षा का निर्माण करती है, यानी कि बरसात के पानी को अम्लीय बना देती है। इसीलिए उस पानी को क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा कहा जाता है। ये जब अम्ल वर्षा, मान लीजिए आप जान लें शहरों में बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं या बहुत सारी जो है ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, वहाँ पर जब ये बूंदें पड़ती हैं तो उनके दीवारों को या उन मूर्तियों की सुंदरता को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि तोड़ देती हैं, क्रैक करती हैं धीरे धीरे। और ये जब मान लीजिए पानी समुद्रों में या तालाब में, नदी में, पोखर में, झील में पहुँचती है ना, तो वहाँ के भी जल को क्या कर देती हैं, ये अम्लीय बना देती हैं। अगर वो जल अम्लीय होता है तो दिक्कतें क्या होती है, उनसे इस बोर्ड पे नहीं लिखे, लेकिन आपको इतना स्थान तो है नहीं कि हम सब लिख सकें, तो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते चलिए। तो ये जब तालाबों के पानी को अम्लीय कर देता है तो दिक्कतें क्या होती हैं, दिक्कतें ये होती हैं, उसमें जो क्या होता है, मेफ्लाई होता है, मेफ्लाई की मृत्यु हो जाती है। मेफ्लाई क्या होता है, मेफ्लाई जो है ये मेढकों का भोजन होता है। जब मेफ्लाई की मृत्यु हो जाएगी तो मेढक भोजन नहीं पाएंगे
और जब मेढक भोजन नहीं पाएंगे तो क्या होगा, मेढकों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो अम्ल के अणुओं द्वारा, आप जानते हैं कि, ध्यान समझिएगा, आप समझते हैं कि जितनी भी मछलियाँ होती हैं किससे सांस लेती हैं, गलफड़े द्वारा लेती हैं, गिल्स के द्वारा लेती हैं। और ये अम्ल, जो अम्लीय जल होता है, इससे क्या होता है, इनके गलफड़ों में म्यूकस का परत बन जाता है, लेयर बन जाता है, जिससे ये लोग ऑक्सीजन का ज़्यादा अवशोषण नहीं कर पाती हैं। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है, मछलियों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा भी है, मान लीजिए पीने के पानी से मान लीजिए जुड़ गया है, मिल गया है, और जो भोजन है उसमें मिल गया है, तो ये क्या करता है, भोजन को विषाक्त बना देता है, पॉइजनस बना देता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो जीव में एक बीमारी होती है, ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है, तो ये ब्लैक फुट बीमारी किसके कारण होता है, अम्लीय जल के कारण होता है। और मछलियों की मृत्यु भी होती है, कैसे हो जाती है, बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो उनके अंडों का क्या होता है, हैच नहीं हो पाता है। आप कहेंगे हैच क्या चीज़ है, जो अंडों का हैच का मतलब ये होता है कि अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इससे क्या होता है, जलीय जीव जंतु, कहने का मतलब कम होते जाते हैं, कुछ तो मरने लगते हैं, कुछ तो जन्म ही नहीं ले पाते हैं। तो जो जलीय जीव जंतु होता है उनकी कमियां होने लगती हैं। तो इस प्रकार ये आप देखें कि बहुत ही प्रकार से ये जो अम्लीय जल होता है नुकसान करता है। अम्लीय जल क्यों होता है, सल्फर डाइऑक्साइड कारण हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी बातें जो है होता है। इसके अलावा आप जानते हैं, इससे अगर आप समझें कि सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित देश कौन सा है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अम्ल वर्षा से कनाडा है, नॉर्वे है। आप कहेंगे कनाडा कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है कनाडा। नॉर्वे, आप जानते हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, तीनों क्रम से है, ये यूरोप में है। तो ये भी सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, नॉर्वे और कनाडा। क्यों है, आप जानते हैं जो जर्मनी में, जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित बहुत सारी मिलें हैं, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जन होकर ये कहाँ जाता है, उड़ते उड़ते चला जाता है स्वीडन तक। वहाँ पर अम्लीय जो है वर्षा करता है। तो अम्लीय वर्षा जो वहाँ पर करता है, तो जो स्वीडन के दक्षिण में जो झीलें हैं, आधा से अधिक जो झीलें होती हैं, वो सब क्या है, अम्ल वर्षा से सब के सब अम्लीय हो चुकी हैं। और वहाँ पे उस झीलों में जो भी जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो मरने लगी हैं। इसीलिए वो जैविक दृष्टि से मृत हो गई हैं झीलें। अधिकतर झीलें जैविक दृष्टि से मृत पाई गई हैं। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, झील कातिल भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि अम्लीय वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। तो बहुत टाइप से नुकसान करता है। मिट्टियों मिलती है, मिट्टियों की मृदा की उत्पादकता को खत्म कर देती हैं। तो चलिए, बहुत लंबा चौड़ा ले चलने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है आप बात उसको समझते चलिए। इसके अलावा जो मथुरा तेल शोधनशालाएं हैं, यानी कि मथुरा में जो रिफाइनरियाँ हैं, जहाँ पर तेल का क्या होता है, रिफाइन किया जाता है। जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुँच जाती है और उड़ते उड़ते आगरा चली जाती है। आगरा ताजमहल को क्या करता है, ये वहाँ पे अगर वर्षा करती है तब भी, और वर्षा नहीं करती वैसे भी गैस अगर मान लीजिए उससे टच होकर निकल रही है, तो ताजमहल की सुंदरता को क्या करेगी, ये कम करती चली जाएगी। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या करती है, ये क्रैकिंग गैस है, ये पत्थरों को चिटका देती है। और जब वर्षा के रूप में गिरेगा तब भी दिक्कत पैदा कर रहा है, वैसे गैस जा रही तब भी दिक्कत कर रहा है। तो ताजमहल को, आगरा का जो ताजमहल है तो क्या ताजमहल आगरा का, तो उसको अगर उसकी सुंदरता को कमी में लाने के जो मुख्य कारण है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। कहाँ से आती है ये मथुरा के रिफाइनरियों से आती है। तो चलिए, ये हो गया है। इसके बाद हम अब चलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड को देखते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में मुख्य रूप से 3 गैसों के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये 3 गैस में सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड को यन्नों से दिखाया गया है। ये रंगहीन और गंधहीन होता है, मतलब न इसका कोई रंग होता है ना गंध होता है। इसके अलावा लाल भूरे रंग की तीव्र गंध वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। इसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, जो नाइट्रोजन आप जानते हैं पौधों के लिए वास्तव में नाइट्रोजन जो है बहुत ही फायदेमंद होता है, उर्वरक का काम करता है, लेकिन गैसों के रूप में नहीं, बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखते हैं, इसका स्रोत देख लेते हैं। इसका स्रोत जो है देखिए, खनिज तेलों व कोयला के जलाने से।
कहने का मतलब जिस प्रकार आप इसमें देखे हैं, इसमें देखे हैं, ठीक इसी प्रकार इसमें भी इनका जो है उत्सर्जन खनिज तेल यानी डीजल पेट्रोल से या कोयला के जलाने से होता है। इसके अलावा जो अधिक ऊंचाई पर जो उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमान हैं, इनसे भी निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड है, ये समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की परत को पतली कर देती है। ओजोन की परत पतली होने से समस्या ये होती है, सूर्य से जो आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये पृथ्वी पर पहुंच जाती है और पृथ्वी पर पहुंचने के बाद अनेक प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, उनके लिए हानिकारक होती हैं। तो ये भी नुकसान करती है, इसलिए ओजोन परत होना जरूरी है। हालांकि ओजोन परत जो है वायुमंडल में, ओजोन मंडल में या समताप मंडल में जरूरी है, लेकिन निचले स्थान पर ये, निचले वायुमंडल में यानी कि क्षोभ मंडल में ये भी काफ़ी हानिकारक होती है। तो चलिए इसके अलावा इसके रोग हम लोग देखते हैं। रोग में देखो, मनुष्यों के शरीर में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके अधिक सांद्रता से कई रोग हो जाते हैं। जैसे मसूड़ों में सूजन हो जाता है, रक्तस्राव होता है, निमोनिया होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। और ये भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो वायुमंडल पहुंचती है, तो ये भी वायु की नमी से क्या करता है, रासायनिक क्रिया करके बना लेता है, नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर लेता है। नाइट्रिक एसिड भी अम्ल वर्षा का कारण बनता है। ये भी जो वर्षा का पानी है, इसके साथ मिलकर पानी के यानी वर्षा के जल को अम्लीय कर देता है और फिर ये धरातल पर पहुंचकर उन सारी समस्याओं का जन्म देता है जो आप सल्फर डाइऑक्साइड से यानी सल्फ्यूरिक एसिड से देखे हैं। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं। और फिर आपको हम अभी बता चुके हैं, कनाडा हो चाहे नॉर्वे हो, ये केवल सल्फर डाइऑक्साइड कारण ही नहीं होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण भी वहाँ पे अम्ल वर्षा होता है और काफ़ी जो है हानि पहुँचाती हैं। ये सब आप सल्फर डाइऑक्साइड वाले में आप समझ ही गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप इसको कमेंट करके बताएं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।